हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम शुरू करेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स यानी कि स्पर्म एंड ओवम। तो जब स्पर्म बनेंगे उसे बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और जब ओवम बनेगा उसे बोला जाता है oogenesis। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। The primary sex organs, the testis in the male and the ovaries in the female, produce gametes, that is, sperm and ovum, respectively, by the process called gametogenesis। एक बहुत बेसिक सी बात एनसीईआरटी में बताई गई है कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, यानी कि टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, दे प्रोड्यूस द गैमीट्स, यानी कि मेल गैमीट स्पर्म एंड फीमेल गैमीट ओवम, बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ एक लफ्ज आया है गैमेटोजेनेसिस। In testes, the immature male germ cells, spermatogonia, produce sperms by spermatogenesis। टेस्टिस के अंदर इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जिनको कि स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है, प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट प्यूबर्टी। इससे पहले जब हम टेस्टिस का कट सेक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने ये बात सुनी थी कि टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड seminiferous tubule, and seminiferous tubule is internally lined by two types of cell, male germ cells and sertoli cell। यही मेल जर्म सेल फिर माइटोसिस जरिए चेंज हो जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया में, और फिर उन्हीं स्पर्मेटोगोनिया से फाइनली स्पर्म बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो द स्पर्मेटोगोनिया, सिंगुलर इसके स्पर्मेटोगोनियम, प्रेजेंट ऑन the inside wall of the seminiferous tubule, multiply by mitotic division and increase in number। तो उन्होंने बताया कि जो स्पर्मेटोगोनिया है इनमें होती है माइटोसिस और ये बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बन जाते हैं। फिर क्या होता है, ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। हर एक स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है, उसमें 46 क्रोमोसोम है। आप इसको आसान तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं तमाम सेल डिप्लॉयड हैं सिवाय गैमीट्स के। तो मेल के अंदर स्पर्म हैप्लॉयड होते हैं और फीमेल के अंदर ओवम हैप्लॉयड होते हैं। Each spermatogonia is diploid and containing 46 chromosomes. Some of the spermatogonia called primary spermatocyte periodically undergo meiosis। फिर बताया इन्होंने कि उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और फिर उन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कुछ कुछ समय पर मियोसिस होती रहती है, जिसकी वजह से फिर फाइनली स्पर्म बनते हैं। A primary spermatocyte complete the first meiotic division, यानी कि reduction division, leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocyte। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यानी कि मियोसिस फर्स्ट, जिसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, और उसके रिजल्ट में बनेंगे दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच। क्योंकि ये हैप्लॉइड हैं तो इनमें केवल 23 क्रोमोसोम होंगे। The secondary spermatocyte undergo the second meiotic division, यानी कि meiosis second, to produce 4 equal haploid spermatids। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होगा फिर मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड के बाद वो बनाएंगे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, स्पर्मेटिड्स। पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड्स। ऑफ कोर्स ये हैप्लॉइड है तो इनके अंदर भी 23 क्रोमोसोम ही होंगे। The spermatids are transformed into spermatogoasperm by the process called spermiogenesis। ये लाइन कई बार नीट एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं तो इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। तो द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआस्पर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाता है प्रोसेस, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, आगे देखते हैं। After spermiogenesis, sperm head become embedded in the Sertoli cells। Spermiogenesis के बाद जो sperm head है वो Sertoli cells में घुसे रहते हैं, धसे रहते हैं, और फिर वो वहाँ से निकल कर फाइनली रिलीज इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और फिर वो निकल कर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। एनसीईआरटी में यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन।
तो फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कहने का इनका मतलब सर्टोली सेल से ही है, क्योंकि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल भी है। तो बच्चे कई बार इस लाइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर तो लिखा हुआ कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकल रहे हैं, तो असल में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल भी तो मेल जर्म सेल सर्टोली सेल से बनी हुई है। अब स्पर्म हेड एम्बेडेड है सर्टोली सेल में, तो ऑफकोर्स सर्टोली सेल से ही निकलेंगे। पीवाईक्यू में इस लाइन को ऐसे बोला जाता है कि द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मिएशन। और यहाँ पर लिखा हुआ है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकल रहे हैं, एक ही बात है। तो सर्टोली सेल से निकल के ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में आएंगे तब भी इसको स्पर्मिएशन बोला जाएगा, जैसे कि पीवाईक्यू में सवाल इस तरीके से पूछा जाता है। आगे लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि जीएनआरएच। स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे कि आप जानते हैं कि प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है, और प्यूबर्टी में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होने की वजह यह है कि मेल के अंदर जीएनआरएच का लेवल बढ़ जाता है। जीएनआरएच आप जानते हैं ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। तो हाइपोथैलेमस से निकलेगा जीएनआरएच, वो स्टिमुलेट करेगा एंटी पिट्यूटरी को, फिर एंटी पिट्यूटरी से निकलेंगे दो हार्मोन एलएच और एफएसएच। एलएच जाके स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को, टेस्टिस के लेडिक सेल्स को, जिसकी वजह से फिर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन बढ़ जाता है। और दूसरा हार्मोन निकलता है एंटी पिट्यूटरी एफएसएच, वो जाके स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल को, और फिर सर्टोली सेल्स एनसीईआरटी के हिसाब से अगर बोले तो स्पर्मियोजेनेसिस के लिए कुछ फैक्टर्स को एक्टिवेट करती है। लेकिन अगर आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, वहाँ लिखा हुआ है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एफएसएच और एंड्रोजन्स दोनों ही जरूरी है। हम बात करेंगे इसके बारे में। इफ़ यू रिकॉल इट इज़ अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन यानी जीएनआरएच की बात चल रही है। द इंक्रीज लेवल ऑफ जीएनआरएच देन एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ टू गोनेडोट्रोपिन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। तो ये जो जीएनआरएच है ये दो गोनेडोट्रोपिन्स यानी एलएच और एफएसएच को स्टिमुलेट करता है, इनके रिलीज को स्टिमुलेट करता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये भी सवाल कई बार आ चुका है कि गोनेडोट्रोपिन्स इंक्लूड, तो आपको आंसर लगाना होता है एलएच एंड एफएसएच। इस डायग्राम को जरा देख लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्होंने समझाने की कोशिश की है। इन्होंने दिखाया कि मान लीजिए कि स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हुआ ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हुए हैं स्पर्मेटिड में, और स्पर्मेटिड फिर कन्वर्ट हुए हैं स्पर्म में। यहाँ ये बात बताना चाह रहे हैं स्पर्म फॉर्मेशन के बाद स्पर्म हेड आर एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स एंड दे आर रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। एक बार मैं हल्का सा आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने गैमेटोजेनेसिस जो मेल के अंदर बताई है उसमें क्या सीक्वेंस रखा है। इन्होंने ऐसे समझाने की कोशिश की है कि जो ये इमैच्योर मेल जर्म सेल हैं यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर बनेंगे स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स से फिर फाइनली बनेंगे स्पर्म्स, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये बात भी समझाने की कोशिश की है कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं माइटोसिस से, माइटोसिस से। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होती है फिर मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, और बन जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो उस हिसाब से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पहले हैप्लॉइड सेल होंगे जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान बनेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर ऑफ कोर्स होगी मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड, फिर उससे बनेंगे स्पर्मेटिड्स, और फिर स्पर्मेटिड चेंज हो जाते हैं स्पर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। आगे फिर उन्होंने ये बताया कि स्पर्म फॉर्मेशन के बाद स्पर्म हेड्स आर एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स एंड देन दे आर रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। किससे? स्पर्मिएशन। एक दो छोटी सी बात इन्होंने यहाँ पर ये भी समझाने की कोशिश की है बच्चे को कि आप ये बात समझ लें कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है अगर एक होगा, अगर ये एक होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो फिर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं ये हो जाएंगे दो। मियोसिस फर्स्ट के बाद एक से दो सेल बनते हैं, और फिर मियोसिस सेकंड के बाद ये एक से बने दो, फिर ये दो से हो जाएंगे चार। तो जो स्पर्मेटिड बनते होंगे वो बनते होंगे फिर चार, और फिर चार स्पर्मेटिड से फाइनली फिर बनते होंगे चार स्पर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक है तो उससे फाइनली चार स्पर्म बनते होंगे। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, इफ़ देयर आर 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देन हाउ मैनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, तो आप बोलेंगे 100।
उल्टा भी सवाल आ सकता है कि अगर 100 स्पर्म बने हैं तो कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बने होंगे, आप बोलेंगे 25। या पूछा कितने म्योटिक डिवीजन चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 स्पर्म, तब भी आप आंसर बोलेंगे 25। ठीक है ना, आगे देख। आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि द LH एक्ट एट द लेडिक सेल्स, L से LH, L से लेडिक सेल आप याद कर लें। LH आके स्टिमुलेट करते हैं लेडिक सेल्स को टू स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। इसके बारे में हम पहली बात कर चुके हैं कि LH स्टिमुलेट करते हैं लेडिक सेल को फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। फिर आगे एनसीईआरटी लिखती है एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड्रोजन्स इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसका मतलब ये बच्चे यहाँ पर अक्सर ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस LH करा रहा है, नहीं, LH स्टिमुलेट कर रहा है लेडिक सेल्स को, लेडिक सेल्स करा रहे हैं सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। फिर जो एंड्रोजन्स हैं यानी कि टेस्टोस्टेरोन, ये स्टिमुलेट कराते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। आगे लिखा हुआ FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स, FSH सर्टोली सेल पे एक्ट करते हैं। और फिर ये जो सर्टोली सेल है स्टिमुलेट करते हैं कुछ फैक्टर्स को, मतलब FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट सम फैक्टर्स, सर्टोली सेल को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे फैक्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस को रेगुलेट कराते हैं। मतलब कि एनसीईआरटी ने समझाने की कोशिश की है कि FSH का जो मेनली रोल है वो स्पर्मियोजेनेसिस का है, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने का। तो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो सर्टोली सेल्स को FSH स्टिमुलेट करता है, एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। और नीट 2024 में इस तरीके का सवाल भी आया था, उन्होंने दिखाया था कि FSH ने स्टिमुलेट किया है सर्टोली सेल्स को और फिर सर्टोली सेल्स की वजह से स्पर्मियोजेनेसिस होने लगी। और इधर उन्होंने समझाने की कोशिश की LH ने स्टिमुलेट किया लेडिक सेल्स को और लेडिक सेल्स ने बनाया सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन और एंड्रोजन की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगी। लेकिन आप ये बात जानते हैं स्पर्मियोजेनेसिस भी स्पर्मेटोजेनेसिस का एक पार्ट है। और 11th एनसीईआरटी में केमिकल कोऑर्डिनेशन ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए FSH और एंड्रोजन दोनों चाहिए। लेकिन जब जब कॉम्पिटिशन में सवाल आता है वहाँ अक्सर ऑप्शन एंड्रोजन होता भी नहीं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, तो आप आंसर लगा कराएंगे FSH। और आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि एंड्रोजन की सिंथेसिस सिक्रीशन कौन सा हार्मोन कराता है, तो आंसर लगाएंगे LH। आपसे पूछा जाता है लेडिक सेल्स को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है, आप आंसर लगाएंगे LH। सर्टोली सेल को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है, तो आप आंसर लगाएंगे FSH। ठीक है, अब आगे इन्होंने स्पर्म का एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखें, बाहर स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिखा रखा है और आगे की साइड इन्होंने हेड में कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, कहलाता है एक्रोजोम। इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है स्पर्म का, और इधर ये नेक है, और ये मिडिल पीस है, और ये लास्ट में इसकी टेल है। आपको लाइन याद ये करनी है कि जो एक स्पर्म है इसके 4 पार्ट होते हैं। यहाँ से सवाल बन जाता है कि स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं स्पर्म के? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। टेल एकदम फ्लैजिला की तरह है, सिंगल है तो इसको अक्सर फ्लैजिलम भी लिख दिया जाता है। तो स्पर्म के होते हैं 4 पार्ट, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हेड के अंदर हमें नजर आ रहा है न्यूक्लियस, ऑफ कोर्स ये हैप्लॉइड ही होगा, स्पर्म हैप्लॉइड होते हैं, यानी इसके बाद हर क्रोमोसोम की एक कॉपी होगी केवल। और आगे की साइड मौजूद है इसमें एक एक्रोजोम। एक्रोजोम का काम क्या है? सेक्शुअल इंटरकोर्स के बाद जब स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचते हैं और फिर वो फाइनली फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं और इसी बीच अगर फीमेल के अंदर ओवुलेशन हुआ है तो फिर स्पर्म और ओवम के बीच में इंटरेक्शन होता है। 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार के सेक्शुअल इंटरकोर्स में फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाते हैं और फाइनली जो ओवम तक सेकेंडरी साइड तक पहुंच पाते हैं 300 से 500 होते हैं। उनमें से हर एक स्पर्म की कोशिश रहती है कि मैं एंटर कर जाऊं। तो स्पर्म की सेकेंडरी साइड में एंट्री का जो ऊपर वाले निज़ाम बना है वो ये कि स्पर्म हेड में आगे एक स्ट्रक्चर है एक्रोजोम। ये एक्रोजोम अपने अंदर से कुछ खास एंजाइम निकालता है, उसे बोला जाता है स्पर्म लाइजेंस। क्या बोला जाता है? स्पर्म लाइजेंस, या इनको हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोला जाता है। स्पर्म लाइजेंस या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ये सेकेंडरी oocyte ओवम के चारों तरफ मौजूद जो एसेसरी मेम्ब्रेन है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेरिस्टा, आप आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, उन्हें काटते हैं ताकि स्पर्म फाइनली अंदर तक एंटर कर जाए और फिर फर्टिलाइजेशन के चांस हो सके। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या सिखाया गया। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अच्छा हाँ, इसमें एक बात और, एक्रोजोम की तो बात हो गई, नेक में ऐसा कोई खास सवाल याद नहीं करना है। मिडिल पीस में आप एक सवाल याद कर सकते हैं कि इसमें जो स्पायरल चेन नजर आ रही है माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते हैं वो एटीपी बनाता है, इसलिए 9th क्लास से आप याद कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर्स ऑफ द सेल। अब स्पर्म के अंदर जो उसे एनर्जी मिलेगी तैरने के लिए वो इस मिडिल पीस की वजह से मिलेगी। इसलिए एनसीईआरटी में वाली बात बताई गई है कि ये जो मिडिल पीस है ये पावर हाउस ऑफ स्पर्म है। बहुत दफ़ा नीट में सवाल पूछा गया है कि पावर हाउस ऑफ स्पर्म इज, आप आंसर लगाएंगे मिडिल पीस। अब हो सकता है सवाल ऐसे ही पूछ लिया जाए कि द एनर्जी सोर्स फॉर द स्विमिंग ऑफ स्पर्म इज, तभी आप आंसर लगाएंगे मिडिल पीस। लास्ट में आपको टेल दे रखी है।
यहाँ टेल के अंदर जो बीच में लाइन नजर आ रही है ये कहलाती है एक्सियल फिलामेंट। ये क्या कहलाती है? एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने सीले फ्लैजेला के अंदर देखा है कि बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर 9+2 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, जिसको मैक्सोनीम भी कहते हैं। 11वीं क्लास में आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा। बिल्कुल वही सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि अगर हम मिड पॉइंट ऑफ मिडिल पीस से अगर कट सेक्शन देखें तो हमें क्या नजर आएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए, हमें नजर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया और एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट की जगह वहाँ पर ऑप्शन में देते हैं वो 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। क्या ऑप्शन देते हैं? 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये लाइन आप याद रखेंगे कि मिड पॉइंट से अगर हम कट सेक्शन देखें माइटोकॉन्ड्रिया के मिडिल पीस का, तो अगर हम मिड पॉइंट से कट सेक्शन निकालें मिडिल पीस का, तो हमें नजर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, आगे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। अब क्योंकि बहुत आसान पेपर आने लगे, हो सकता है यही पूछ ले कि स्पर्म के कितने पार्ट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, डायग्राम में दिखाई गई है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म के अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोजोम। आगे कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोला था एक्रोजोम। द एक्रोजोम इज फिल्ड विद एंजाइम, वही स्पर्म लाइजेंस या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। तो ये असल में स्पर्म को ओवम में एंटर करने में मदद करते हैं। ओवम मतलब वही सेकेंडरी oocyte। द मिडिल पीस पजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस के अंदर मौजूद होते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है टेल के मूवमेंट के लिए, दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी। ये लाइन भी कॉम्पिटिशन में पूछी जा चुकी है कई बार कि कौन सा पार्ट है स्पर्म का विच फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी। तो स्पर्म मोटिलिटी अकर्स ड्यू टू इट्स टेल। ये सवाल कई बार आ चुका है कि स्पर्म मोटिलिटी अकर्स ड्यू टू इट्स टेल। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि मोटिलिटी ऑफ स्पर्म किसकी वजह से होती है, तो आपको जवाब देना है कि मोटिलिटी ऑफ स्पर्म होती है उसके टेल या उसके फ्लैजिला की वजह से। ठीक है, द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट, यह इन्होंने बताया कि एक बार के इजैकुलेशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मेल की बॉडी से सीमेन निकलता है, उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। 1 मिलियन 10 लाख है, यानी तकरीबन 2000 लाख से 3000 लाख। ऑप्शन लेकिन मिलियंस में ही आएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है कि एक बार के इजैकुलेशन में मेल की बॉडी से 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, मतलब कि प्रेगनेंसी हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि इनमें से कम 60% स्पर्म ऐसा हो जिनका नॉर्मल शेप एंड साइज हो। अभी तक नीट में ये सवाल नहीं आया, तो हो सकता है आपसे इस साल पूछ लिया जाए कि 60% स्पर्म कम से कम ऐसे होंगे जिनकी नॉर्मल शेप एंड साइज हो, यानी 40% खराब है तो भी कोई दिक्कत नहीं। इन 60 में से 20 और कम किया बताया, और एटलीस्ट 40% स्पर्म ऐसे हों जो कि विगरस मोटिलिटी शो करते हैं, यानी कि स्पीड ठीक ठाक हो। आगे क्लासेस के अंदर आप सुनेंगे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचने के बाद स्पर्म की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है, तकरीबन 3 mm पर मिनट हो जाती है। इसे कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कहते हैं। अगर स्पीड कम होती है तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है शादी के बाद प्रेगनेंसी ना होने की। एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये सवाल पहले भी आ चुका है, आपसे पूछा जा सकता है। ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ क्वाइटस। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 60% स्पर्म्स 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। ये लाइन वो आपसे पूछ लेगा कि कितने परसेंट स्पर्म ऐसे उनकी नॉर्मल शेप एंड साइज हो, आप बोलेंगे 60%। एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम, यानी कि उनमें से 20% और कम कर दिए, 40% ऑफ देम शो विगरस मोटिलिटी। अब हो सकता है उसने इनकरेक्ट सेंटेंस बनाया तो 60% विगरस मोटिलिटी वाली बात लिख देगा, नॉर्मल शेप एंड साइज में 40% वाली बात लिख देगा। आप सीधी सी लाइन याद करेंगे कि एक बार के इजैकुलेशन में मेल के पीनिस से 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, of which for normal fertility at least 60% sperm must have normal shape and size and at least 40% of them must show vigorous motility। ठीक है, आगे देखते हैं एनसीईआरटी में क्या सिखाया गया। Sperm released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts। तो seminiferous tubules से sperm निकल के accessory duct में आते हैं, यानी वही रेडी टेस्टिस, vas deferens, epididymis and vas deferens। Secretions of the epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for the maturation motility of sperm। एक नया सवाल नीट में यहाँ से बन सकता है कि मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए किस किस के सिक्रीशन ज़रूरी हैं। 4 नाम लिए इन्होंने, एपिडाइडमिस, vas deferens, seminal vesicle और प्रोस्टेट। तो द सिक्रीशंस ऑफ एपिडाइडमिस, vas deferens, seminal vesicle एंड प्रोस्टेट
secretions of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for the maturation and motility of sperm. ठीक है. The seminal plasma along with the sperm constitute the semen. आप पहले भी सुन चुके हैं ये वाली बात कि semen इजैकुलेशन के दौरान जो मेल के पीनिस से वाइटिश फ्लूइड निकलता है उसे सीमेन कहते हैं. उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है उसके अंदर स्पर्म, दूसरा उसमें जो फ्लूइड वो कहलाता है सेमाइनल प्लाज्मा, और इस सेमाइनल प्लाज्मा को यही बनाते हैं सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड, है ना. तो द सेमाइनल प्लाज्मा along with the sperms constitute the semen. The function of the male accessory ducts and the gland मतलब male accessory gland मतलब seminal vesicle, prostate और कॉपर्स ग्लैंड, जिसे एनसीईआरटी में बल्बोरेथ्रल ग्लैंड लिखा हुआ है. मेल सेक्स एसेसरी डक्ट का मतलब वही रेट टेस्टिस, वाजा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वाज डिफरेंस आर मेंटेन्ड बाय, वो बोल रहे हैं कि इसके फंक्शंस, किसके फंक्शंस ऑफ द मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय टेस्टिकुलर हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन. ये लाइन भी ट्रू फॉल्स में हो सकता है, नीट में आपसे पूछ ली जाए कि द फंक्शंस ऑफ द मेल एसेसरी डक्ट एंड द मेल एसेसरी ग्लैंड आर रेगुलेटेड बाय, तो आपको आंसर लगाना होगा एंड्रोजन्स या टेस्टिकुलर हार्मोन. हो सकता है कि ऑप्शन दे रखा हो टेस्टोस्टेरोन. ठीक है.